नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उठान पर है। 53 सीटों से कांग्रेस पार्टी को 99 लोकसभा सीटों वाली पार्टी बनाने में राहुल गांधी का बड़ा योगदान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो पहली बार जब से वो राजनीति में आए हैं, पहली बार उन्होंने ये साबित किया कि उनमें वोट दिलाने की क्षमता है। अब सवाल ये है कि ये जो परिवर्तन आया है, ये जो बदलाव दिखाई दे रहा है, ये कितना अस्थायी है। मैं इसे मानता हूँ कि ये बाढ़ का पानी है। जब बाढ़ का पानी आता है, बाढ़ का समय होता है, उस समय जो नदी में पानी होता है, उससे अगर आप नदी के जल स्तर का अनुमान लगाना चाहेंगे तो गलत नतीजे पर पहुँचेंगे। असली जल स्तर क्या है नदी का, वो पता चलता है जब बाढ़ का पानी उतर जाता है, जब स्थिति सामान्य हो जाती है। अब स्थिति धीरे धीरे, राजनीतिक स्थिति की बात कर रहा हूँ, सामान्य होने की ओर बढ़ रही है। और इस स्थिति को और सामान्य या फिर असामान्य करने में बड़ी भूमिका होगी जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो आज मैं हरियाणा की बात करूँगा। हरियाणा का चुनाव नतीजा तय करेगा कि राहुल गांधी की राजनीति आगे बढ़ेगी या पीछे जाएगी। अब आप कहेंगे छोटा सा राज्य है हरियाणा, लोकसभा की कुल 10 सीटें आती हैं, विधानसभा में 90 सीटें हैं, तो वहाँ के चुनाव नतीजे से कैसे तय होगा कि राहुल गांधी जो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उनकी राजनीति कैसे तय होगी। अगर उत्तर प्रदेश के नतीजे से तय नहीं होती, अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर किसी भी राज्य से तुलना कर लीजिए, बड़े राज्य से, उससे नहीं होती, तो हरियाणा के नतीजे से कैसे तय होगी, ये आपको मेरी जो समझ है उसके अनुसार बताने की कोशिश करता हूँ। पहले तो हमको थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी, जो तथ्य है, ग्राउंड रियलिटी की जब बात कर रहा हूँ तो तथ्यों की बात कर रहा हूँ, उसके अनुसार समझ लेना चाहिए। बीजेपी तीसरे नंबर की हरियाणा की पार्टी थी 2014 से पहले। 2014 में पहले नंबर की बन गई, 2019 में भी पहले नंबर की हो गई, और दोनों बार उसकी सरकार बनी। 46 ही सीटें आई थी 2014 में, लेकिन 2019 में उसकी सीटों की संख्या घटकर 40 रह गई। सरकार फिर भी उसकी बनी। तो मनोहर लाल खट्टर जो है, लगभग 10 साल तक कहिए, चुनाव से कुछ समय पहले यानी लोकसभा चुनाव के समय उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। आज वो केंद्रीय मंत्री है। तो एंटी इनकम्बेंसी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में थी, और देखिए लोकसभा का चुनाव है तो स्वाभाविक रूप से माना जाता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो नाराज़गी होगी उसका असर है। लेकिन हरियाणा में बहुत बड़ा फैक्टर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ नाराज़गी का था। लोग ये जानते हुए भी कि ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का नहीं है, मनोहर लाल खट्टर को सबक सिखाना चाहते थे। अब वो स्थिति निकल चुकी है। तो एक बड़ा परिवर्तन ये आया है। दूसरा, आप देखें तो मैं इस राहुल गांधी की राजनीति की बात कर रहा हूँ हरियाणा के नतीजे से जोड़कर, तो क्यों? किसी भी पार्टी के लिए, खासतौर से किसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए, सबसे अनुकूल अवसर होता है जब उसके विपक्ष की तमाम खामियां उजागर हो जाए। एक, जो 9-10 साल तक मुख्यमंत्री रहा भाजपा का, उससे लोगों की नाराज़गी है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, बीजेपी 2019 में 10 की 10 सीटें जीती थी, 2024 में 10 में से 5 हार गई, 5 कांग्रेस जीत गई। लेकिन थोड़ा, वो कहते हैं ना कि डेविल इज़ इन डिटेल्स, तो उसमें ज़रा डिटेल में जाइए तो थोड़ी स्थिति और साफ होती है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में असेंबली सेगमेंट वाइज अगर नतीजों का आप विश्लेषण करें तो 44 यानी 44 विधानसभा सीट्स पर बीजेपी लीड कर रही थी और कांग्रेस 42 सीट्स पर। लेकिन वोट का डिफरेंस दोनों में 1.5% का था, यानी कांग्रेस 1.5% आगे थी लेकिन सीटें कम आई। बीजेपी 1.5% पीछे थी लेकिन सीटें ज़्यादा आई। तो उसके आधार पर अब लोकसभा विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं। विधानसभा में स्थानीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ये सब होते हुए भी एक मोटा अंदाज़ा लगता है, वो कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन नहीं है कि जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ उसी तरह से जो है वही बढ़त बीजेपी की विधानसभा में भी बनी रहेगी। ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते इससे, लेकिन एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मुकाबला बड़ा कांटे का बहुत नज़दीकी था। ऐसा नहीं है कि एक तरफा था।
10 में से 5 सीट हार गई बीजेपी। अगर आप ये नतीजा देखें तो लगेगा कि बीजेपी की बड़ी खराब स्थिति है, लेकिन खराब स्थिति तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 5 सीटें आप लोकसभा की हार जाएं तो। लेकिन आप देखिए असेंबली सेगमेंट वाइज अगर आप देखिए तो 2019 में विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें मिली थी उससे ज़्यादा पर वो लीड कर रही थी, चाहे 2 ही सीटें ज़्यादा हो। एक फ़र्क तो इस बात का समझिए। और दूसरा, 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी बनाकर अलग चुनाव लड़ रहे थे। जाट वोटों का बंटवारा किया था उन्होंने, जो भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुआ। 2024 में जाट वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, जाट वोट एकमुश्त कांग्रेस को गया। और हरियाणा में अगर आप कांग्रेस की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस का मतलब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और किसी नेता का कोई महत्व नहीं है जनाधार की दृष्टि से कह रहा हूँ। ये भले ही रणदीप सिंह सुरजेवाला बोलते रहे कि मैं भी और शैलजा जी भी जो है वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, कोई दावेदारी नहीं है। अरे आप अपनी विधानसभा सीट पर जमानत नहीं बचा पाते और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो। हाँ, दावेदार बन सकते हैं क्योंकि आप गांधी परिवार के करीबी हैं। इसके अलावा और हरियाणा की राजनीति में आपकी कोई खूबी तो है नहीं, ये साबित कर नहीं पाए। एक समय था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे मुख्यमंत्री, उस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री पद के बड़े प्रबल दावेदार थे। एक युवा जाट नेता के रूप में बहुत तेजी से उभर रहे थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनका पॉलिटिकल ग्राफ लगातार नीचे ही गया है, ऊपर उठ नहीं पाए। वो ग्राफ में ऐसा भी नहीं है कि कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया। वो रोलर कोस्टर राइड भी नहीं रही उनकी। तो इसलिए बाकी किसी कांग्रेसी नेता का ज़्यादा मतलब नहीं है। शैलजा का मतलब है इसलिए कि 2024 के चुनाव में दलित वोटों ने फैसला किया कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। बीजेपी से दलित वोट खिसका और नतीजे बताते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं खिसका, उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। अब सवाल यह है कि क्या भरपाई कर पाएगी बीजेपी। कुमारी शैलजा के साथ जिस तरह का व्यवहार भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथियों ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से उनके अपमान को इग्नोर किया, या अपमान न कहना चाहें आपको शब्द वो ठीक न लगे तो कहें कि उनकी उपेक्षा को इग्नोर किया। जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो हुड्डा साहब ने काम नहीं करने दिया, उनको कमेटी नहीं बनाने दी, उनको पदाधिकारी नहीं बनाने दिए। तो इन 10 सालों में एक नहीं 10 बार कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कांग्रेस आलाकमान गांधी परिवार को बताया कि हरियाणा कांग्रेस का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये दोनों पर्यायवाची हैं, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपका हुक्मनामा तभी तक यहाँ प्रभावी रहेगा जब तक आप हमारा समर्थन करेंगे। तो अशोक तंवर के साथ क्या हुआ, कुमारी शैलजा के साथ क्या हुआ, उसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ क्या हुआ, किरण चौधरी के साथ क्या हुआ, ये सब पता है। किरण चौधरी आखिर में आजिज़ आकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 40 साल का साथ था कांग्रेस पार्टी का, छोड़ दी, बीजेपी में आ गई, अभी राज्यसभा की सदस्य हैं बीजेपी की ओर से। तो एक बात तो ये है कि बीजेपी जब 2 बार उसने सरकार बनाई, 3 लोकसभा चुनाव में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। 2024 के चुनाव को मैं बुरा नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता, लेकिन बहुत बुरा नहीं मानता, 10 में से 5 सीटें जीतना। तब उसको जाट वोट नहीं मिले थे। हरियाणा में भाजपा को विधानसभा चुनाव में जाट वोट बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसको जाटों ने भरपूर वोट दिया। राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीय एकता के नाम पर, मोदी के नाम पर। इस बार खट्टर के नाम पर वो मोदी को भी छोड़ने को तैयार हो गए लोकसभा चुनाव में, जिसकी वजह से नतीजा इस तरह का आया। अब फिर लौट कर आता हूं राहुल गांधी पर। अब आप देखिए कुल राजनीतिक समीकरण और परिस्थिति देखिए तो हरियाणा में परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं हैं। जितना प्रतिकूल लग रही थी चुनाव से पहले, उतनी प्रतिकूल भी नहीं रह गई हैं। तो बीजेपी का जनाधार क्या है? गैर जाट वोट। बीजेपी जितना जाट समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी, उसका गैर जाट जनाधार उतना ही छिटकेगा। तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है। वो जाटों को नाराज़ नहीं करना चाहती, लेकिन जाटों को खुश करने के चक्कर में होगा ये कि उसके गैर जाट जो उसका जनाधार है वो छिटक सकता है।
तो उसको बिल्कुल रस्सी की धार पर चलना है। अब वो कितना सफल होती है नहीं होती है ये तो चुनाव बताएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जबकि एक नया नया मुख्यमंत्री आया है, पुराने मुख्यमंत्री के खिलाफ जो नाराज़गी है अभी तक खत्म नहीं हुई है, लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, आधी सीटें हार गई बीजेपी। इन सब को देखते हुए और जिस तरह से कांग्रेस का वहाँ जनाधार बढ़ा है, जिस तरह से कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, जिस तरह से राहुल गांधी का कद बढ़ा है 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, तो कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा इस समय सबसे अनुकूल परिस्थिति है पिछले 3 चुनाव की बात करें तो ऐसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाती है, सत्ता से बाहर रहती है तीसरी बार लगातार, तो ये झटका भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए नहीं होगा, सिर्फ ये झटका राहुल गांधी के लिए उससे बड़ा होगा। क्योंकि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की किसानों के मुद्दे को और दूसरा अग्निवीर के मुद्दे को ये बड़ा मुद्दा बनाया जाए। इन दोनों मुद्दों पर कांग्रेस ऐसा चाहती थी, उस तरह का माहौल नहीं बन पाया है। कोई बीजेपी से इन मुद्दों पर हरियाणा के लोग खुश हो गए हों ऐसा नहीं दिखाई देता, लेकिन नाराज़गी का जो स्तर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिख रहा था उस तरह का नहीं है। तो नाराज़गी का जो प्रदर्शन करना था, जो भी असर होना था, वो 2024 के चुनाव में हो चुका है। यानी बाढ़ का पानी जो आया था 24 में वो उतर रहा है। क्या ये बाढ़ का उतरता हुआ पानी राहुल गांधी की राजनीति को भी उतारेगा, उनके राजनीति के पानी को भी उतारेगा? ये सवाल है। हरियाणा जीतना राहुल गांधी की राजनीति के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। हरियाणा में अगर कांग्रेस हारती है, देखिए जम्मू कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है घाटी में कुछ है नहीं, और जम्मू में नतीजा कुछ भी आए भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी होगी जम्मू क्षेत्र में, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला परेशान है कि राहुल गांधी ने जम्मू में प्रचार ही नहीं किया जहां कांग्रेस है, और घाटी में आ रहे हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का असर है। तो घाटी में आने से राहुल गांधी के कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जहां असर पड़ सकता था वहां गए नहीं से मेरा मतलब है कि जितना प्रयास करना चाहिए था, जितनी रैलियां होनी चाहिए थी, उतना नहीं हुआ। ऐसे में हरियाणा का चुनाव, ये 2 राज्यों के अभी चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की, दोनों की परिस्थितियां अलग हैं, दोनों के चुनाव नतीजों का इम्पैक्ट अलग तरह से होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे का इम्पैक्ट पूरी राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा, और हरियाणा के नतीजे का इम्पैक्ट कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति पर पड़ेगा, इस नाते राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। तो क्या राहुल गांधी हरियाणा चुनाव के नतीजे के माध्यम से ये स्थापित करने में, ये अवधारणा को पुष्ट करने में सफल होंगे कि जो 2024 में हुआ, कांग्रेस की सीटें 53 से 99 पहुंची, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। ये कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता, राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, उनके बढ़ते जनाधार का प्रतीक है, और ये स्थायी है, टेम्परेरी नहीं था। इससे तय होगा कि राहुल गांधी की राजनीति अब आगे जाएगी या पीछे जाएगी। अगर हरियाणा कांग्रेस पार्टी जीतती है तो उसके लिए ये बड़ी जीत होगी। राज्य भले छोटा हो, राजनीतिक रूप से जीत बड़ी होगी। अगर हारती है तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा होगा और नेगेटिव होगा, और कांग्रेस से ज़्यादा राहुल गांधी के लिए होगा। क्योंकि मुश्किल इसलिए है कि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ, बहुत से लोग मानकर चल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये आखिरी चुनाव है। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा में वो ताकत नहीं है, उस तरह का जनाधार नहीं है, उस तरह की अपील नहीं है, उस तरह का प्रभाव नहीं है जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने को मजबूत करके कांग्रेस को हरियाणा में मजबूत रखा, लेकिन कांग्रेस का जो दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व हो सकता था, अपने बेटे को आगे बढ़ाने के चक्कर में उसको खत्म कर दिया। तो जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति से हटेंगे, एक बड़ा शून्य पैदा होगा वहाँ कांग्रेस की राजनीति में, जिसकी भरपाई करना लगभग असंभव होगा तात्कालिक रूप से। दीर्घ अवधि में राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं है।
तो राहुल गांधी के लिए हरियाणा का चुनाव ये एक तरह से लोकसभा चुनाव के बाद उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये जो घूम घूम कर प्रधानमंत्री को गाली देना, अडानी अंबानी, उससे वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब इससे निकलने का या निकालने का उनको एक ही तरीका है, चुनावी सफलता। चुनावी सफलता मिलती है तो बहुत सी चीज़ें, आपकी बहुत सी खामियां दब जाती हैं। लेकिन जब आप चुनाव हार जाते हैं तो आपकी छोटी छोटी कमजोरी भी बड़ी होकर दिखने लगती है। यही डर है कांग्रेस पार्टी के लिए और ख़ास तौर से राहुल गांधी के लिए। तो हरियाणा का चुनाव 8 अक्टूबर को नतीजा आ जाएगा, तब पता चलेगा ऊंट किस करवट बैठा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के लिए कोई एक तरफा जीत जैसा माहौल नहीं है। जब चुनाव शुरू हुआ था तो कांग्रेस पार्टी बहुत आगे लग रही थी। मानकर चल रहे थे लोग कि कांग्रेस का लौटकर आना सत्ता में तय है और बीजेपी की हार तय है। और बीजेपी की हार उसकी जो 2019 की हार थी उससे बड़ी होगी, ये भी मानकर चला जा रहा था। लेकिन आज 30 सितंबर को जो स्थिति है हरियाणा में, उससे आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की जीत निश्चित है। आज दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, बराबरी पर खड़ी हैं। अब इस बात से तय होगा कि दलित वोट कांग्रेस की तरफ ज़्यादा जाता है या भाजपा की तरफ ज़्यादा जाता है। शैलजा का चुनाव प्रचार से बाहर रहना है। एक रैली में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आई, उसके अलावा वो अपने घर पर रही। कांग्रेस का हरियाणा का मैनिफेस्टो दिल्ली में जारी हुआ, कुमारी शैलजा घर पर थी, दिल्ली में थी, उस कार्यक्रम में नहीं आई। तो इन सब का दलित समाज में क्या संदेश गया है, उसको किस तरह से लिया है उन्होंने, और उसका कांग्रेस के वोट पर कैसा असर होगा, और कुमारी शैलजा की उपेक्षा के इस मुद्दे को बीजेपी कितना नीचे तक ले जा पाई है, और खट्टर के खिलाफ जो नाराज़गी है उसको कितना कम कर पाए हैं नायब सिंह सैनी। इन दो बातों पर निर्भर करेगा कि चुनाव का नतीजा भाजपा के पक्ष में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन भाजपा बहुत बुरी तरह से हार रही है हरियाणा का विधानसभा चुनाव, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आज ये भी नहीं कह सकता कि भाजपा जीत ही रही है। तो भाजपा हारेगी या जीतेगी उससे तय होगा कि उसकी सरकार बनेगी कि या नहीं बनेगी। लेकिन कांग्रेस की हार जीत से राहुल गांधी की राजनीति का आगे का रास्ता स्पष्ट होगा कि उनकी राजनीति अब और आगे बढ़ रही है, ठहर गई है या पीछे जा रही है। तो इंतज़ार कीजिए 8 अक्टूबर का। 8 अक्टूबर को पता चलेगा राहुल गांधी की राजनीति की आगे की दशा और दिशा क्या होगी। एक छोटा सा राज्य तय करेगा, और इस याद रखिए ये छोटा सा राज्य इससे पहले भी तय कर चुका है। 1987 में चौधरी देवीलाल की जीत ने पूरे देश का राजनीतिक माहौल बदल दिया था। तो इस चक्कर में बिल्कुल नहीं रहिए कि हरियाणा जो है छोटा सा राज्य है, कम सीटें हैं, उससे नेशनल पॉलिटिक्स पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, असर नहीं होगा। असर डालकर हरियाणा के लोग दिखा चुके हैं, क्या इस बार भी दिखाएंगे, ये सवाल है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।